नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले के शहरी क्षेत्रों में बच्चों के टीकाकरण के घटते प्रतिशत से स्वास्थ्य विभाग चिंतित। टीकाकरण को बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स का गठन। गुरुवार को कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया प्रशिक्षण। सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी आशा उषा कार्यकर्ता। कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। और चेरीताल की राजीव नगर बस्ती में भीषण जल संकट। पानी की बूंद बूंद के लिए हो रहा संघर्ष। टैंकरों से पानी की सप्लाई भी नाकाफी साबित हो रही, जनता परेशान। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में 0 से लेकर 5 वर्ष तक बच्चों का टीकाकरण प्रतिशत कम है। ऐसे में शासन के दिशा निर्देशों के तहत शहरी क्षेत्र में बच्चों के टीकाकरण को बढ़ाने के लिए सिटी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिले के शहरी क्षेत्रों में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के कार्य को बढ़ावा देने के लिए शासन के निर्देश पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इस कार्य को सफल बनाने और शहरी क्षेत्र में टीकाकरण को बढ़ाने सिटी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें नगर निगम आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं। गुरुवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय के सभा कक्ष में सिटी टास्क फोर्स के सदस्यों और विभिन्न विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र में बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने संबंधी जानकारी दी गई। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्र में बच्चों के टीकाकरण का प्रतिशत कम है। ऐसे में टीकाकरण को बढ़ावा देने के प्रयास शासन के दिशा निर्देशों के तहत शुरू किया गया है। शहरी स्तर पे जो टीकाकरण की प्रतिशतता है वो काफ़ी कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये 100% से अधिक है। इसी के लिए शासन ने निर्देश दिए हैं कि शहर में टीकाकरण बच्चों का 100% हो। कलेक्टर साहब के निर्देश पे एक टास्क फोर्स बनाई गई है। यहाँ पर हम लोगों ने उस टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को, जो कि करीब 12 सदस्य हैं, वो उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे शहरी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके जो डॉक्टर्स हैं इंचार्ज, उनको बुलाया गया है। NGOs को बुलाया गया है शहर के, जिससे उनको ये बताया जा सके कि किस तरह से शहरी टीकाकरण को हम और बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं और विभिन्न विभाग के लोग उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को यदि बीमारियों से बचाना है तो टीकाकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसी संदर्भ में ये एक ट्रेनिंग भी रखी गई है और एक मीटिंग भी रखी गई है। टीकाकरण आप जानते हैं कि हर मंगल को और शुक्रवार को ये हर सेंटर पे होता है। जबलपुर में करीब 100 से अधिक सेंटर्स हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में टीकाकरण केंद्रों के प्रभारी चिकित्सक, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। आगामी मानसून सीजन के पूर्व बाढ़ और आपदा से निपटने होमगार्ड की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला होमगार्ड कार्यालय के द्वारा जवानों को बाढ़ से निपटने के गुर सिखाए जा रहे हैं। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए होमगार्ड विभाग ने बाढ़ और आपदा से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। होमगार्ड के जवानों को बाढ़ और आपदाओं से निपटने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा होमगार्ड कार्यालय में अस्थायी बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नीरज ठाकुर ने बताया कि मानसून सीजन को देखते हुए QRT, रिजर्व बल और DRC टीमों का गठन किया जा रहा है, ताकि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थितियों से निपटा जा सके। आगामी मानसून काल को देखते हुए जबलपुर होमगार्ड और SDRF टीम द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा रही है। इसमें हमारे द्वारा अस्थायी कंट्रोल रूम की स्थापना होमगार्ड कार्यालय दरीखाना जबलपुर में की जाएगी और इसके साथ ही हमारे द्वारा यहाँ पे 3 QRT टीमें रहेंगी, जिनमें प्रत्येक में 12 मेंबर रहेंगे। इस तरह करीब 36 लोगों का बल यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा 20 लोगों का हमारे पास रिजर्व बल रहेगा और जिले में घटित होने वाली जो आपदाएं हैं उनके त्वरित कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा DRC की भी स्थापना की जाती है। इसमें हमारे द्वारा ग्वारी घाट में एक DRC की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक बोट और करीब 6 जवान 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। इसी तरह कटंगी, मझौली और भेड़ाघाट में भी हमारे द्वारा DRC बनाई जाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास में SDRF का भी पर्याप्त बल मौजूद है। जिले में घटित होने वाली जो भी घटनाएं रहेंगी वहाँ पर हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। होमगार्ड विभाग के द्वारा मानसून सीजन के दौरान नदियों और बाढ़ ग्रस्त इलाकों के आसपास होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर देर रात तक स्टेट GST की टीम की छापामार कार्रवाई जारी रही। स्टेट GST के अधिकारियों ने जांच के बाद देर रात कारोबार स्थल और गोदामों को सील कर दिया है।
स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन टीम द्वारा बुधवार को पान मसाला, बीड़ी और सिगरेट का कारोबार करने वाली 4 अलग अलग फर्मों पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद देर रात को स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने इन फर्मों के कारोबार स्थल और गोदामों को सील कर दिया है। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने इन फर्मों के कारोबार से संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया, जिनकी जाँच जारी है। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच के बाद ही फर्मों में कम टैक्स चुकाने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। चारों व्यवसायी पान मसाला और सिगरेट वगैरह का विक्रय करते हैं। इसमें से जबलपुर में वासुदेव ट्रेडर्स है जो मुकादमगंज में है, और रूपचंद गुप्ता और रूपचंद ट्रेडिंग कंपनी, ये दोनों फर्म जो है कमानी गेट पर। जबलपुर की इन 3 फर्मों पर कार्रवाई है। ये सभी फर्में और एक फर्म जो है नीलेश ट्रेडर्स, ये मंडला की है। इन चारों फर्मों में 2017 से अभी तक देखने में ये आ रहा है कि ये टैक्स, नगद टैक्स ना के बराबर जमा कर रहे हैं, और पूरा जो टैक्स बताते हैं ये पूरा आईटीसी से एडजस्ट करते हैं। जितना इनका 2A में दिख रहा है आईटीसी, उसकी तुलना में ये आईटीसी ज़्यादा क्लेम करते हैं। 3B में जो दिख रहा है उसकी तुलना में, जीएसटी 2A में जो दिखता है उसकी तुलना में 3B में ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर रहा है। तो ये सब विसंगतियाँ हैं। इसी तरह से चूँकि लग रहा है कि ये जो रिटर्न्स भरते समय जानबूझ रिटर्न्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। गौरतलब है कि स्टेट जीएसटी की टीम ने बुधवार को कमानिया सराफा बाजार में स्थित रूपचंद गुप्ता एंड सन्स, रूपचंद ट्रेडिंग कंपनी, मुकादमगंज स्थित वासुदेव ट्रेडर्स, मंडला स्थित नीलेश ट्रेडर्स के कारोबार स्थलों, घर और दुकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। सम्मानजनक वेतन की मांग लेकर सड़कों पर उतरी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें 10,000 रुपए प्रति माह वेतन दिलाने की मांग की गई है। आर्थिक शोषण के खिलाफ प्रदेश की आशा उषा कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रही हैं। इसी कड़ी में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर आक्रोश जताया। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन महिलाओं के कंधों पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भार टिका है, वही महिला आर्थिक शोषण का शिकार होकर बदहाल जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। उन्हें सम्मानजनक वेतन तक नहीं दिया जा रहा। हमारी वही पुरानी मांग है कि आशा बहनों को 10,000, सहयोगी बहनों को 15,000 रुपये वर्तमान प्रभाव से लागू करें। साथ ही 25 बहनों को जो हड़ताल के दौरान हटाया गया है, अनुचित तरीके से उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई है ग्वालियर की बहनों को। इनका मांग यही था कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती थी। लगातार हम लोगों ने भी कई बार सूचना दी है, लेकिन जिला प्रशासन नजरबंद करा देता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आशा उषा कार्यकर्ता बहनों को, पर्यवेक्षक बहनों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनकी ये जो वेतन संबंधी मांग है मानदेय संबंधी है, और ऐसे में मुख्यमंत्री का भी चुप रहना, लगातार आपके उसमें महिलाओं का शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी बहनें लगातार आक्रोशित हो रही हैं, और इस पे जल्द से जल्द आपका विचार करना बहुत आवश्यक होगा। आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें श्रम नियमों के तहत या कलेक्ट्रेट गाइडलाइन के मुताबिक भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि काम मजदूरों की तरह ही लिया जाता है। शहर में जिन स्थानों पर नाले सकरे हैं, उन्हें तोड़कर चौड़ा किया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वीडियोग्राफी कराकर अभियान को गति प्रदान की जाए, ताकि जल भराव की स्थिति न बने। धीरे धीरे कवर्ड नालों और उनमें नहीं हो पा रही सफाई की पोल खुलने लगी है। 347 करोड़ की राशि से बनाए गए L&T के नालों में इस तरह भ्रष्टाचार किया गया है कि ये नाले नासूर बन गए हैं। इनकी सफाई नहीं हो पा रही है। अधूरे पड़े नाले अधिकारियों की लापरवाही उजागर कर रहे हैं। ऐसे में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सकरे नालों को तोड़कर चौड़ा किया जाए, ताकि जल प्लावन ना हो। जल प्लावन की स्थिति पिछले साल भी हमारे शहर में बनी थी। इसको मद्देनजर रखते हुए जो भी बड़े बड़े नाले हैं, मोती नाला, उमती नाला, कंडारी नाला और बहुत सारे जो बड़े बड़े नाले हैं, उनका मैंने खुद निरीक्षण किया है, और निरीक्षण हम तत्काल से तत्काल अगले 7 से 8 दिनों में और करेंगे। जहाँ भी नाले सकरे हो रहे हैं, उस सकरे नालों को तोड़ के बड़ा नाला वहाँ कराएंगे, ताकि जो पानी का फ्लो है वो पानी का फ्लो बैक न मारे। इसके साथ साथ ही हमारे सभी CSI और सुपरवाइजर, इनको भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ सकरे नाले हो रहे, 5 फीट से बड़ा नाला है और सकरे नाले हो रहे हैं,
वहाँ वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करेंगे और अगले 10 दिन में उसका कार्य पूर्ण करके हमें कार्य पूर्णता सुनिश्चित कराएंगे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अब सकरे नालों को तोड़कर चौड़ा कराए जाने का अभियान शुरू होने वाला है, लेकिन क्या उन दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही होगी जिनकी गलती से 374 करोड़ की राशि अब फिजूल खर्ची साबित होने वाली है। चेरीताल राजीव नगर बस्ती में भीषण जल संकट व्याप्त है। बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी जनता की तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र की महिला पार्षद भी स्वयं को असहाय बता रही हैं। चेरीताल राजीव नगर बस्ती में रहने वाले करीब 500 परिवार इन दिनों भीषण जल संकट झेलने को मजबूर हैं। नर्मदा जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और क्षेत्र की 4 बोरिंग बैठ गई है। टैंकर आते हैं लेकिन उनसे भी सभी को पानी नहीं मिल पाता। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग दूर से पानी ढोकर लाने के लिए मजबूर हैं। पानी के लिए झगड़े हो रहे हैं, लोगों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। हमारे राजीव नगर चेरीताल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है सर। यहाँ टैंकर आता है तो पानी मिलता नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैंने कंट्रोल रूम में CF हेल्पलाइन में कई बार फ़ोन करा लेकिन कुछ भी नहीं। 1 महीने से प्रॉब्लम चल रही है यहाँ। बोरिंग का पानी थोड़ा देर भर के रखो लाल पड़ जाता है, पूरे बीमारी कारण। मैंने अपने बच्चों को नानी नाना के वहाँ पहुँचा दी क्योंकि पानी इतना गंदा आ रहा है, पीने से उनको उल्टी दस्त हो गया है। प्रतिभा भापकर है। कहाँ के पार्षद हैं ये? कौन सा क्षेत्र? राजीव नगर जेल के पास जाके बोला गया लेकिन उनका पास कोई उत्तर नहीं। करा रहे कब कराएंगे? जब यहाँ कोई दुर्घटना हो जाएगी। जब पानी बिल्कुल नहीं आता, कहूँ ये हेड पंप पे कहूँ वो हेड पंप पे फिरते हैं। पार्षद पानी का टैंकर भेज देते, पानी का टैंकर पूछते नहीं है तो मुँह फूटा हुआ होती है, लड़ती है जनता, पानी मिल नहीं पाता। राजीव नगर चेरीताल नहीं बचती, या बोरिंग करवाओ या हमारा नल भी चालू करवाओ। पानी की समस्या कम से कम 10 साल से यहाँ पर चल रही है। कभी नल आ जाते हैं, कभी नल बंद हो जाते हैं। एक बार की कंप्लेंट 100 बार रिपीट करना पड़ता है। कुछ लोग आएंगे, मुंह दिखाई करेंगे, चाय पानी पिएंगे, एक दिन के लिए नल चालू करेंगे और उसके बाद फिर वही समस्या सालों साल बनी रहेगी। इसकी शिकायत कहाँ पे की है आपने? इसकी शिकायत नगर निगम में की जाती है, पार्षद के यहाँ की जाती है, विधायक के यहाँ की जाती है। उनके जो असिस्टेंट होते हैं उनको बार बार कंप्लेंट की जाती है। पार्षद से बात की है, 1-2 दिन में टैंकर भेजवा देते हैं। तो हमारा समाधान टैंकर नहीं है ना भाई, हमें तो परमानेंट समाधान चाहिए। कचरे का टैक्स जाता है, साफ सफाई का टैक्स जाता है, हर प्रकार का टैक्स जाता है। क्या नाम है आपके क्षेत्रीय पार्षद का? क्षेत्रीय पार्षद प्रतिभा भापकर। इस मामले में वार्ड की महिला पार्षद स्वयं को असहाय बता रही हैं। इनका कहना है कि कई बार सदन में बात उठा चुकी हैं, अधिकारियों और महापौर तक से शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। नगर बस्ती चेरीताल में बोरिंग बिगड़ी हुई थी, 3 बोरिंग सुधार कार्य कराया गया है। पानी क्या पता क्यों नहीं आ पा रहा, मिलान कार्य भी कराया गया है। तो 1 हफ्ते से ये जल विभाग वाले लगे हुए हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में आ पा रहा है। हम लोग तो 15 दिन से कंटिन्यू जल विभाग से संपर्क कर रहे हैं और 8 महीने पहले हम लोगों ने महापौर जी से भी निवेदन किया था कि वहाँ पर बस्ती में बोरिंग कराई जाए और लगातार आयुक्त महोदय को, महापौर जी को सबको पत्र देने के बावजूद भी बोरिंग नहीं कराई जा रही है और वहाँ पर हर साल जल की समस्या बन जाती है, लेकिन इस बार जल की समस्या विकराल रूप ले। बस्ती में रहने वालों का कहना है कि यह गरीब बस्ती है, इसलिए अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। यदि धनवान लोग इस बस्ती में निवास कर रहे होते तो ऐसे कष्टदायी नजारे दिखाई नहीं देते। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपने घरों के पास के उद्यानों पर और प्रतिमा स्थलों की सफाई कराते हैं, बाकी स्थान उपेक्षित हैं। यह आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा स्थल पर सफाई अभियान चलाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा स्थली पर सफाई नहीं कराई जा रही। इस खबर के मीडिया में आने के बाद सिंधिया फाउंडेशन के सदस्य हरकत में आ गए। उन्होंने प्रतिमा स्थली की सफाई के लिए श्रमदान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इनकम टैक्स चौराहे पहुंचे सिंधिया फाउंडेशन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन और कांग्रेस के नेता महापुरुषों की उपेक्षा कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों की अगर यहाँ पे प्रतिमा आपने स्थापित की है नगर निगम में, तो उसकी देखभाल का जिम्मा भी उनका है। यहाँ पर काजर घास निकल आई है, प्रतिमाओं पर गंदगी है, शराब की बोतलें पड़ी हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे शराबखोरी करते हैं आके, अतिक्रमण है पूरा यहाँ पे। लेकिन नगर निगम बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। आज
हमारे पेरला पुंज और सिंधिया फाउंडेशन के संरक्षक हमने यहाँ माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा पर साफ़ सफाई की, आकर हम लोगों ने पूरी धुलाई की प्रतिमा की और यहाँ पर सफाई करने के बाद कमिश्नर को फ़ोन भी किया हमने कि आप आकर यहाँ पे भेजें, लेकिन वो आए नहीं। उन्होंने टाल दी कि मैं देखता हूँ, लेकिन अपने सफाई कर्मियों को भेजा उन्होंने। लेकिन मैं इनसे यही गुजारिश करता हूँ कि जब महापुरुषों की प्रतिमा आप लगाते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी निगम को उठाना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा महापुरुषों की प्रतिमा स्थलियों पर सफाई के लिए लाखों रुपयों का ठेका दिया गया है, लेकिन सफाई कागजों पर होती है। जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। थानों और पुलिस चौकियों में जब्त शुदा वाहनों के डिस्पोजल की प्रक्रिया पुलिस विभाग ने तेज कर दी है। खासतौर पर उन वाहनों की सूची तैयार की जा रही है जिन वाहनों को उनके मालिकों के सुपुर्द किया जाना है। थानों और पुलिस चौकियों में ऐसे जब्त वाहनों की संख्या सैकड़ों में है। जिले के पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में जब्त वाहनों की सूची पुलिस विभाग तैयार करा रहा है। खासतौर पर ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है जिनकी सुपुर्दगी वाहन मालिकों को होनी है। ऐसे वाहनों की संख्या सैकड़ों में है। एसपी के निर्देश के बाद सभी थाना प्रभारी और चौकी पर विभिन्न धाराओं, अपराधों और लवारिस हालत में बरामद वाहनों की सूची तैयार कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब्त शुदा ऐसे वाहन जिनकी सुपुर्दगी उनके मालिकों को की जानी है, उसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी और न्यायालय के निर्देशों के तहत वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर वाहनों के डिस्पोजल का कार्य किया जाएगा। कानून की विभिन्न धाराओं में जो थानों में वाहन पड़े हुए हैं उनसे एक तो ये होता है कि जो उसका मालिक है उस तक उसको चीज़ मिलनी चाहिए जो उसका अधिकार है, और अनावश्यक जो है वो संपत्ति जो है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, वो पड़े ख़राब होती है और थानों में भी जगह नहीं होती, जगह भी ऑक्यूपाई होती है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अभी जबलपुर पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी थाना प्रभारियों और उसके स्टाफ को ये निर्देशित किया गया है कि सभी ऐसे लंबित जब्त वाहनों की सूची बनाएं, ऐसे वाहनों का डिस्पोजल कराएं। और अगर ऐसे वाहन है जिनका कोई मालिक मिल ही नहीं रहा है तो ऐसे में हमें प्रोसेस करके उसको नीलामी करने की प्रोसेस कराएंगे। दरअसल जिले के थानों और चौकियों में हजारों की तादाद में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े हैं। थानों में इन वाहनों की देखरेख के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में विभाग इन वाहनों के डिस्पोजल की प्रक्रिया अपना रहा है। मानसून की एंट्री के पहले मध्य प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, तो वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मानसून की एंट्री के पहले मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तेज धूप और तापमान की बढ़ोतरी से जनजीवन प्रभावित है। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, तो वहीं रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों को भीषण और बेचैन कर देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आजकल ये अभी इस समय मौसम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है, 43-44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी। और ये मौसम इस तरह का लगता है 10-15 दिन जब तक मानसून नहीं आता है तब तक इसी प्रकार अपना मौसम गर्म ही रहेगा। तो बच्चों के लिए क्या संदेश देना? बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि जो बच्चों के स्कूल जो खुलने वाले थे वो अभी मौसम को देखते हुए अभी स्कूल नहीं खोलना चाहिए। कलेक्टर को आदेश निकाल के ज़्यादा है अगर मौसम इस तरह चलता रहा तो 25 जून या 1 जुलाई से स्टार्ट करना चाहिए इनको। मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इस मौसम में हर व्यक्ति को घर से पानी, पना और प्याज खा के निकलना चाहिए जिससे कि लू ना लग सके। और ऐसी तपती धूप है और इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी है कि उस गर्मी को आदमी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि नहीं तो ये भीषण गर्मी से तरह तरह की बीमारियां आपको ग्रसित करेंगी। हालांकि तेज गर्मी के बीच कई शहरों में मौसम बदलने के संकेत मौसम वैज्ञानिकों ने दिए हैं। जबलपुर सहित अन्य शहरों में गरज चमक के साथ बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तूफान बिपरजॉय के कारण मौसम प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर राजस्थान भी गर्म है और वहां से गर्म हवाएं मध्य प्रदेश में आ रही हैं, जिसके कारण गर्मी का असर बना हुआ है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।